Hello, students, and welcome back to the third part of the chapter for the students of class 11th. Students, this is your chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues, which is written by E.R. Williams. बेटा अब तक हमने ये स्टडी किया था कि जो किंग टुट हैं, किंग टुट कौन है? वो एक किंग थे इजिप्ट के. ही वॉज अ किंग ऑफ इजिप्ट और उनकी जो डेड बॉडी है उसको डिस्कवर किया गया, जो कि हावर्ड कार्टर ने किया था. और हावर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया था. उसकी बॉडी के सारे मेजर जॉइंट्स को अलग करने के बाद और उसके सिर को अलग करने के बाद सारे ऑर्नामेंट्स हटा दिए और सारी जो बॉडी थी उसको क्या किया? रीअसेंबल कर दिया. रीअसेंबल यानी दोबारा से इकट्ठा कर देना. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स. उन्होंने उसको किस में रखा? एक वुडन बॉक्स में रखा, सैंड की लेयर लगाई, सैंड के ऊपर लिटा दिया उन्होंने उसको और इस तरीके से कंसील कर दिया. वो जो डैमेज पार्ट था, कंसील मीन्स हिडन कर देना, डैमेज पार्ट को उन्होंने इस तरीके से कंसील किया कि वो दिखाई ना दे. द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट. उस जगह पर जहाँ पर टुट अभी तक रेस्ट कर रहे हैं. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. Here it is. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and mysteries of death. Intervening means occur in the time between events, यानी दो टाइम के बीच में. And intriguing means to arouse one's curiosity. ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं कुछ जानने के लिए. तो इंटरवीनिंग इट मीन्स दो टाइम के बीच में, यानी उस दिन के बीच में जब किंग टुट की डेड बॉडी डिस्कवर की गई थी और आज, इन दो समय के बीच में आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं. ये आज का समय, ये पहले का समय. तो उन दोनों के बीच में देखा जाए तो आर्कियोलॉजी में क्या हुआ है? बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. तो राइटर हमें कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और ट्रेजर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है. जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स. तो फोकस किस पर नहीं किया जाता? कम किया जाता है ट्रेजर पर, ख़जाने पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता आजकल. उसकी मम्मी के आसपास क्या क्या ख़जाना पड़ा है, लेकिन फोकस किन बातों पर किया जाता है? किन पर किया जाता है? उनकी लाइफ पर, डेथ से रिलेटेड मिस्ट्रीज़ पर, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं. इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है आजकल. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. तो अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जाए, आज के ज़माने की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, अब जब आर्कियोलॉजी की जाती है तो पास्ट की चीज़ों को डिस्कवर करके जो फैक्ट्स को ढूंढा जाता है, उनमें जो मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी कैसी हो गई है? बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है. वो जो टूल्स किए जाते हैं यूज़, वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं? एडवांस हैं. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. Startling means unexpected or surprising, चौंका देने वाली जैसे हम कहते हैं. तो 1968 में तो ये कह सकते हैं कि कार्टर ने जो डिस्कवरी की थी वो कब की थी? 1922 में जो डिस्कवरी की थी उसके 40 साल के बाद की बात बता रहे हैं कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उसकी बॉडी को एक्सरे किया था, उसकी मम्मी को. किसकी मम्मी को? टुट की जो मम्मी थी, मम्मीफाइड की गई थी. जो कार्टर ने किया वो तो हुआ ही, उसके बाद 1968 में एक प्रोफेसर आए जिन्होंने उसकी बॉडी को एक्सरे किया, उसकी मम्मी को एक्सरे किया. एंड रिवील्ड, और खुलासा हुआ, पता चला चौंका देने वाली सच्चाई का. बीनीथ द रेजिन, यानी
किसके नीचे? रेजिन के नीचे, यानी जो स्टिकी सब्सटेंस नीचे जो लगे हुए थे उसके नीचे क्या था? दैट केक्स हिज चेस्ट, जिसने उसकी चेस्ट को क्या कर दिया था? अलग अलग कर रखा था। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसमें उसके ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो थे वो मिसिंग थे। तो ये एक फैक्ट आया सामने जब एक्सरे किया गया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज कल जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग की जाती है वो होती है सिटी स्कैन से। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और हम कह सकते हैं सिटी। तो आजकल जो डायग्नोस किया जाता है मम्मीज़ को, तो इस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। जैसे आप बेटा इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें एक ब्रेड रखी है, अ लोफ ऑफ ब्रेड इसको रखा गया है। तो जो पूरा एक टुकड़ा है उसके स्लाइसेस हो रहे हैं इसमें। इन द सेम वे बॉडी को रखा जाता है तो बॉडी के क्या हो जाते हैं? अलग अलग टुकड़े जो होते हैं, मतलब उनके जो टुकड़े हैं उनको एक वो बना दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है, बॉडी को पूरा जोड़ दिया जाता है उसमें। क्योंकि वो टुकड़े जो होते हैं उन एक्सरे के जो क्रॉस सेक्शन में रखे जाते हैं इसमें सिटी स्कैन मशीन में, तो उनको रखने के बाद एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बन जाती है। एक्सरे में जब टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो सारी उनको मिलाकर एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल इमेज आती है। What more would a CT scan can reveal of truth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? तो इससे ज़्यादा क्या रिवील कर सकती थी सिटी स्कैन टुट के बारे में जो कि एक्सरे ने किया था? एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग यानी जो अभी तक दिमाग में घूम रहे हैं लोगों के, लिंगर कर रहे हैं, सोचने में लोग सोच रहे हैं अबाउट हिम। वो क्या है वो 2 क्वेश्चन? हाउ डिड ही डाई, वो मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये चीज़ें सिटी स्कैन शायद बता दे, इसलिए वो लोग कर रहे हों। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। तो किंग टट की जो डेथ थी वो बहुत बड़ा इवेंट थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी जो राजा महाराजा थे, जो लोग थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा बिग इवेंट माना जाता था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और वो अपनी मतलब उसमें राजाओं में महाराजाओं में लास्ट हायर रह चुका था, उसके बाद कोई राजा नहीं आया। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका जो फ्यूनरल था, यानी जब हम उसको बॉडी को क्या करते हैं, निकालते हैं बॉडी की, जब बॉडी लोग लेकर जाते हैं तो उस टाइम पर फ्यूनरल किया जाता है उनका, साथ में लोग चलते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी थी उसका जो फ्यूनरल हुआ था यानी उसकी डेथ के बाद, इट वॉज अ एंड ऑफ हिज डायनेस्टी। उसके बाद उनकी डायनेस्टी का ख़त्म, वो डायनेस्टी जो थी वो एंड हो चुकी थी। डेथ रेटल मीन्स हेयर द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इनकी फैमिली में कोई भी राजा नहीं रहा था, तो डायनेस्टी ख़त्म हो गई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन अभी तक उसके जो पर्टिकुलर्स हैं, यानी कैसे मरा, क्यों मरा, क्या हो गया था उसको, उसकी जो मर गया था जब वो, और आफ्टरमैथ यानी आफ्टर इफेक्ट्स आर अनक्लियर, आज भी वो अनक्लियर हैं। अभी तक लोगों को नहीं पता वो कैसे मरा था और कब मरा था। यहाँ से उसकी स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। आमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, तो कह सकते हैं वी कैन से दैट टुट्स फादर हो सकते हैं वो, या ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ये भी क्लियर नहीं है अभी हिस्ट्री में। वो एक बहुत पावरफुल राजा थे जिन्होंने रूल किया 4 डिकेड्स तक। 4 डिकेड्स मीन्स 40 ईयर्स तक उन्होंने राज किया, उनका राज तब तक चला 40 ईयर्स तक। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी यानी 18वीं सदी में
उन्होंने बहुत बढ़िया गोल्डन एज उनका रहा, गोल्डन एज रहा उनका, गोल्डन पीरियड था उनका, जो उन्होंने 40 साल तक काम किया, रूल किया। किन्होंने? एमनहोटेप III ने, टुट के जो फादर थे, या फिर कह सकते हैं ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं वो। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उनके बेटे एमनहोटेप IV, किनके बेटे? एमनहोटेप III के जो बेटे थे, उन्होंने सक्सीड किया और आगे बढ़े, और उन्होंने एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड तैयार किया इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। ये जो नए राजा आए थे, इट मीन्स एमनहोटेप IV, जो एमनहोटेप IV थे, वो जो नए राजा आए, उन्होंने किसको प्रमोट किया, किसको बढ़ावा दिया ज़्यादा? वर्शिप ऑफ द एटन। एटन की पूजा करते थे, इसी को बढ़ावा दिया उन्होंने। इट मीन्स द सन डिस्क, जिसको हम कहते हैं सूर्य पूजा, जिसे हम कहते हैं सूर्य देवता। चेंज्ड हिज नेम टू एखनएटन, और फिर उन्होंने अपना नाम भी क्या रख लिया? एखनएटन रख लिया। वैसे उनका नाम एमनहोटेप था, लेकिन उन्होंने एटन की वजह से, क्योंकि ये उनकी पूजा किया करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रखा एखनएटन, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द एटन। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. फिर उन्होंने क्या किया? एक नया काम और किया। He did one thing, कि उन्होंने जो एक सिटी थी थीब्स, थीब्स को शिफ्ट कर दिया अमरना में। तो उन्होंने इस तरीके से हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया था कि उन्होंने क्या किया? मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, ये जो रिलीजियस कैपिटल थी, from the city of Thebes to the city of Akhenaten, known now as Amarna. उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. ये आमुन या नाम के जो मेजर गॉड थे वहाँ के, उनसे ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि ये सूर्य को मानते थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा एक शॉकिंग काम किया, ऐसा काम किया उन्होंने उस कंट्री पर। क्या किया? ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन। आमुन पर इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया, जो कि एक मेजर गॉड माने जाते थे वहाँ के। उनकी जो इमेजेस थी उनको तोड़ा और उनके मंदिरों को भी बंद करवा दिया। जो भी वहाँ पूजा करना चाहता था, उनके लिए परमिशन नहीं थी, वहाँ पे सब जगह पे ताले लगवा दिए गए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, और ये एक हॉरिफिक टाइम हुआ होगा। ये कौन कहते हैं? रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें एक जगह दिखाई जा रही है लक्सर। तो ये यहाँ पर आकर रहने लगे थे सिर्फ इसी वजह से। किस वजह से? कि ये जो राजा था, उसने जो कुछ किया उसकी रिसर्च करनी थी इनको। उसकी द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, जो कि थीब्स की बात हो रही है, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया था जिसको, उसकी रिसर्च के लिए वो वहाँ पर आए थे। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। अब क्या हो रहा था कि जो फैमिली थी, किसकी? एमनहोटेप IV की। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, वो ख़त्म होने को तैयार थी, ख़त्म हो रही थी अब। क्योंकि अब क्या हो चुका था? एखनएटन जो थे वो थोड़े से सनकी हो चुके थे, पागल जैसे हम कहते हैं। अम्यूजिंग इन अ स्लाइटली ऑड वे, वेकी। वेकी का मतलब होता है सनकी होना, पागल सा हो जाना, अजीब अजीब तरीके की हरकत करना। तो इनकी जो ये रूल कर रहे थे, ये अब यूँ लगता था कि ख़त्म होने को है, इनकी फैमिली अब ख़त्म हो रही थी। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. Akhenaten's की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया, मतलब पता भी नहीं चला कब आया कब गया। थोड़े समय के लिए आया, ब्रीफली आया, और एग्जिटेड हो गया, यानी गायब हो गया, और उसका नामो निशान अब तक का पता, उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया और क्यों गया। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखाटन टूक द थ्रोन, किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। उसके बाद एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था टूटनखाटन, उन्होंने गद्दी संभाल ली, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं किंग टुट।
The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. और वो जो लड़का था, जो राजा बना था, किंग टुट, उसने अपना नाम बदल दिया था, टूटन खामुन कर दिया था उन्होंने। क्यों किया था? क्योंकि वो किसको मानते थे? आमुन को मानते थे। और पहले वाले राजा जो थे वो एटन को मानते थे। उन्होंने अपना नाम इस तरीके से बदला था और इन्होंने अपना नाम टूटन खामुन किया था, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और उन्होंने जो पुराने तौर तरीके थे, जो उन्होंने एटन के लिए, जो किंग एटन जो थे, जो संडेस को मानते थे, एखन एटन जो थे, उन्होंने तो सब टेम्पल्स बंद करवा दिए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा से वही तौर तरीके शुरू कर दिए इस छोटे से लड़के ने, जो कि राजा बना था। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि वो आमुन को मानते थे। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उन्होंने कब तक राज किया? 9 years तक उन्होंने राज किया और फिर उनकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेडली। पता नहीं कैसे हुई, ये किसी को नहीं पता। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. वैसे तो देखा जाए तो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज़ हैं, तो उसकी परवाह किए बिना, उसके मतलब वो बहुत फेमस था, ऐसा था, और अनुमान जो लगाए जाते हैं उसके बारे में, तो इस तरीके की मम्मी तो बहुत हैं वहाँ पर। कैसी? टुट के जैसी ऐसी मम्मीज़ वहाँ बहुत हैं। कि क्यों मरी, कैसे मरी, हाउ मनी, नो वन नोज़। The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. आज भी उनकी काउंटिंग हो रही है कि कितनी मम्मीज़ हैं, आज भी नहीं पता किसी को। और इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो था, जो कि इन्वेंट हुआ था लेट 2003 में, उन्होंने अब तक जो रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्डिंग वो बता रही है, वो उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि ऑलमोस्ट 600 सो फार, और आज भी काउंट की जा रही हैं कि कितनी मम्मीज़ ऐसी हैं जिनकी मतलब जो मम्मीज़ हैं उनको मम्मीफाइड किया गया है और कैसी मरी हैं, उनकी डिस्कवरी होनी है। तो इस तरीके से काफ़ी गिनतियाँ चल रही हैं अभी भी। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. दूसरे फेज में वो बताते हैं कि स्कैनिंग, और ये जो मम्मीज़ का जो स्कैनिंग होता है वो एक पोर्टेबल सिटी मशीन के थ्रू होता है, जो कि किसने डोनेट की थी? नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने, उनके जो मैन्युफैक्चर, जो जिन्होंने सिटी स्कैन जो है उसको तैयार किया था, ये मशीन इन लोगों ने तैयार की थी, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने, उनके मैन्युफैक्चरर जो हैं। तो उन्होंने डोनेट भी की थी एक मशीन, पोर्टेबल सिटी मशीन, किसके लिए? स्कैनिंग द मम्मीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैन। तो किंग टुट की जो बॉडी है, यानी वो मम्मी जो है, उसको भी सिटी स्कैन किया गया डेथ के बाद। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो जिस तरीके से वो मौत के बाद अहेड था, आगे बढ़ा हुआ था, वैसे ही वो जब जिंदा रहा तब भी वो उतना ही फेमस था। तो राइटर का कहना ये है कि जब वो जिंदा था तब भी वो लोगों से आगे था, अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और मरने के बाद भी वो इन लोगों से आगे रहा, उनसे फेमस रहा। क्यों? क्योंकि किंग टट की जो मम्मी थी उसको ही तो स्कैन किया गया था, इसलिए वो हमेशा फेमस रही। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। आई विल बी बैक with the next part of the chapter. Thank you all of you.